What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Study Lover Family. तो कैसी है मेरी 4AM SLV आर्मी? तो किस तरीके से आप लोगों की लाइफ चल रही है? एक नया महीना आ गया, नए जोश के साथ में नए महीने में स्टार्ट कर रहे हो, तो कैसा लग रहा है मेरे दोस्तों? देखिए, सबसे शानदार बात पता है मुझे क्या लगी? एक बच्चे के द्वारा लिखा गया, सर 4 बजे की वीडियो बंद मत कर देना। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या इसमें? ये कमेंट वो शाम को 6 बजे लिख रहा है वीडियो देखते हुए। मैंने कहा वाह, मजा आ गया देख के। यानी कि 4 बजे वीडियो चाहिए और वीडियो देख रहा है शाम को 6 बजे। ये काफी अच्छा लगा मुझे देख के। चलिए कोई नहीं, आप लोगों की जिंदगी है, पर मेरा तो ये एक ड्यूटी है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इसको हमेशा ऐसे निभाता रहूंगा। जब तक चीजें चलती रहेंगी तब तक आप लोग इसको एंजॉय करते रहिए। और हर एक जो नया दिन होता है एक आप लोगों को नई आशा की किरण देता है, पर लेकिन नया मंथ जो होता है वो अपने ही आप में काफी कुछ अपने अंदर समेटे हुए होता है। कई सारे दिन होते हैं, कई सारे संडे और मंडे होते हैं, कई सारे आप लोग की आशाएं होती हैं, कई सारे टारगेट होते हैं। तो उन्हीं सब के बीच में ये एक कोटेशन जो मैंने खुद ने तैयार की है, तो ये न्यू मंथ न्यू जोश, ओल्ड टारगेट न्यू होप। तो ये बाई वीर लिख देना आगे, ठीक है ना, क्योंकि ये मेरे द्वारा क्रिएट की गई है। चलिए कोई नहीं, मजाक था। हाँ, पर मेरे सोचते सोचते एकदम दिमाग में आ गया, तो एकदम लय बन गई इसकी। मैंने कहा इसको बात करते हैं आज। नया मंथ है, एक नया जोश होना चाहिए, टारगेट पुराना होना चाहिए भाई साहब, क्योंकि नया टारगेट नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने जो अब तक फॉलो करते आए हैं टारगेट वही आप लोगों को रखना है, पर नई आशा रखनी है ताकि इस टारगेट को आप लोग आसानी से अचीव कर सको। और जब भी आशा की बात करते हैं तो मुझे हमेशा वही एक कोटेशन याद आती है, हौसलों के तर्कस में एक वो तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ यार, मगर जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। तो ये एक तरीके से जोश भरने वाली चीज होती है। जब ये अंदर से निकल कर आती है तो एक अलग ही माहौल बनाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो लाइफ में आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए एक नए दिन के साथ में, एक नए जोश के साथ में, एक नए महीने की शुरुआत करते हैं आप लोगों के पुराने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि पुराने महीने में जो भी गलतियां, कमियां, खामियां होंगी वो आप लोग इस महीने में रिपीट नहीं करोगे और इस महीने को शानदार तरीके से लेकर आप लोग आगे बढ़ोगे। तो आप लोगों के सामने एक शानदार बेहतरीन क्वेश्चन, इनको अटेम्प्ट कीजिए और बिना ऑप्शन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीख ले। तो भाई साहब एग्जाम में तो 4 ऑप्शन रहेंगे, देखकर तुरंत आप लोग तीर निशाने पर मारोगे। तो यहां पर बिना ऑप्शन के आप लोग को अटेम्प्ट करना है। एक और इंटरेस्टिंग बात, शाम आप लोगों का बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा, तो शाम तक आप लोगों को उसके ऊपर भी वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो उसके लिए भी आप लोग इंतजार करना, काफी अच्छे से उसका एनालिसिस करूंगा जैसे लास्ट टाइम किया था। ऑलरेडी इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है और जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उसकी वीडियो भी आप लोगों की अपलोड कर दी है। आई होप कि आप लोगों ने वो देख ली होगी। एक ही वीडियो के अंदर सारे इंपॉर्टेंट डेज उसकी थीम के साथ में मैंने डिस्कस किए हैं, जो लास्ट महीना यानी कि जो जनवरी का महीना था उसके। तो अगर कोई भी डाउट हुआ करे तो उसको बताया जरूर कीजिए, पर लेकिन कहीं से भी एक एक नंबर समेटकर आप लोगों को अपना सिलेक्शन लेना है। वो नहीं कहते कि एक एक बूंद से सागर बनता है, तो वो एक एक बूंद आप लोगों को इकट्ठी करनी है। तो इस तरीके से एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पर लेकिन अगर छोड़ोगे, मिस करोगे, तो एक एक नंबर भी इंसान का लाइफ में टारगेट एक तरीके से अचीव करने से रोक देता है। तो उसमें जरा सी भी कोताही आप लोगों को नहीं बरतनी है। ये बिल्कुल आप लोग यहां पर देखिए, आज नया बजट आने वाला है और इसी के साथ में अगर बात करें, पुराने बजट ने बेइज्जती कर दी भाई साहब। क्या हुआ? पुराने बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बोला था कि भाई साहब हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होता है वो अपनी जो सिक्योरिटी होती है उसकी उसको बेचता है। तो इसको जब ये सिक्योरिटी बेचती है तो गवर्नमेंट को कैश मिलता है। तो गवर्नमेंट का टारगेट था कि भाई साहब 2.1 लाख करोड़ रुपए कैश में मिलने वाले हैं, पर लेकिन इस 2.1 लाख करोड़ का ओनली लगभग 3% इसको मिला। समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि 97% टारगेट रखा रह गया। तो इसका मतलब ये पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी, एग्जाम में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, पर लेकिन 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए ओनली। तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया। तो ये कितने रुपए होगा लगभग, तो इसको आप लोगों को बताना है। इसका जो डिसइन्वेस्टमेंट का काम करने वाला जो मंत्रालय है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप लोगों को बताना है। और ये जो डिपार्टमेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है भाई साहब बड़ा अच्छा सा। बात की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, तो DIPM जिसको बोलते हैं। तो ये काम करता है डिसइन्वेस्टमेंट करने का। तो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है ये यहां पर कौन सी मिनिस्ट्री करती है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इसके बारे में भी काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा जो फर्स्ट टाइम लेक्चर को देख रहे हैं, ताकि आप लोग आगे इसको न भूले। इंटरेस्टिंग भाई साहब न्यूज है, बहुत काफी इंपॉर्टेंट। ये बात की जा रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में। पुराना कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, इसके बारे में कभी ना कभी पूछा गया है कि किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ये आप लोगों को बताना है। इंटरेस्टिंग है, हमारी कंट्री में भी इकोनॉमिक सर्वे आया, उसमें बताया गया हमारी कंट्री का जो ग्रोथ रहने वाला है 2020-21 के लिए वो 11% रहने वाला है। सॉरी 21-22 के लिए 11% रहने वाला है। पर लेकिन यहां पर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है उसने तो और भी ज्यादा बता दिया, ये 11.5 रहने वाला है। तो आप लोग क्या लग रहा है, ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है? आप लोग बताइए। चलिए कैसी खबर है, मैं तो आप लोगों को जब न्यूज डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा। देखिए
होता क्या है बेसिकली, इसका मतलब है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इतनी ज्यादा गड्ढे में चली गई है कि वहां से काफी ज्यादा ऊपर उठकर हम लोग आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह कि इकोनॉमी काफी ज्यादा बर्बाद हो गई है और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रोथ हमारे रहने वाला है। इसका मतलब सबसे ज्यादा गड्ढे में इकोनॉमी हमारी गई है कोविड-19 के टाइम पर। आप लोगों को याद होगा थोड़े लंबे समय से अगर आप लोग सुन रहे हैं कि -23.9% इनके -24% के करीब हमारी कंट्री नेगेटिव में गई थी, और दूसरी टाइम में जब नापा था दूसरे क्वार्टर में तो 7.5 के करीब गई थी। और दो कॉन्टिन्यूअस जब क्वार्टर रहते हैं इनके लगभग 6 महीने तक जब नेगेटिव ग्रोथ रहता है, इसको आप लोग टेक्निकल रिसेशन बोलते हैं। तो हमारी कंट्री जो है वो टेक्निकल रिसेशन में पहुंच गई थी कोविड-19 के टाइम पर। तो इसलिए जितना वहां से उभरकर ऊपर आएगी तो ये ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये अच्छी बात है, आगे निकल कर आ रहे हैं। पर लेकिन सबसे बुरी बात है कि सबसे ज्यादा हमारी कंट्री नेगेटिव में गई थी। ठीक है, तो अभी आर्टिकल में भी डिटेल में समझूंगा, आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। यहां पर नेक्स्ट जो काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है जो आप लोग कई बार कंफ्यूज कर देती है, आप लोगों ने कभी सुना है कि एनीमिया की प्रॉब्लम हो रही है पोल्यूशन की वजह से? जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 भाई साहब, उसकी वजह से आप लोगों को एनीमिया की प्रॉब्लम भी हो जाती है। आप लोगों नहीं, बेसिकली छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नॉर्मली बोलते हैं यार एनीमिया की प्रॉब्लम ऐसे होती है वैसे होती है, पर 5 साल से अंदर के बच्चों के लिए यहां पर यह भी प्रॉब्लम निकलती है। हमारी कंट्री में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। कौन सा है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी? इसका नाम आप लोगों को बताना है जिसने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट ये बता रही है कि एफडीआई कैसा कैसा रहा, कहां पर क्या कंडीशन है, ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई ये आप लोगों को बताना है। इंडिया और बांग्लादेश में अभी आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में 26 जनवरी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, तो हमारी कंट्री में 26 जनवरी पर बांग्लादेश की साइड से अभी मिलिट्री के द्वारा इनका जो एक मिलिट्री का जो गुत्थी थी, मिलिट्री की जो एक ग्रुप था, उनके द्वारा आकर हमारी कंट्री की जो परेड में सेलिब्रेट में पार्टिसिपेट किया गया सेलिब्रेशन में। इससे पहले 2016 में एक कंट्री के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था और 2017 में दूसरी कंट्री के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। अब की बार जो बांग्लादेश ने पार्टिसिपेट किया गया हमारी कंट्री में, ये तीसरे नंबर का पार्टिसिपेशन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है डायरेक्ट। तो तीसरी कंट्री है बांग्लादेश जिसने हमारी कंट्री में 26 जनवरी पर जिसकी मिलिट्री ने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020, इसके बारे में आप लोगों को बताना है किसके द्वारा प्रिपेयर की गई है और हमारी कंट्री में जो वेरियस जो राज्य हैं, इनके अलग अलग जो राज्य हैं उनका डिलीवरी सिस्टम कैसा है। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, बच्चा पैदा करने की बात नहीं कर रहे हैं, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे टॉप पर रहा महाराष्ट्र, वो दूसरी साल लगातार टॉप नंबर यहां पर इसका बरकरार रहा। इसके बाद में कौन सा राज्य रहा ये आप लोगों को बताना है। तो काफी प्यारे, काफी इंटरेस्टिंग, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन थे आप लोगों के सामने। मैं आशा करता हूं कि एंजॉय किया होगा। तो अगर क्वेश्चन एंजॉय किया है तो लेक्चर में तो और ज्यादा मजा आने वाला है। तो आइए आज का लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। और डेली आप लोगों को 2 वीडियो देखने को मिलती है। एक तो मॉर्निंग में 4 AM आप लोगों को नैनो मैगजीन देखने को मिलते हैं जिसमें पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल हम लोग कवर करते हैं। बाकी एक आप लोगों की द हिंदू न्यूज़पेपर की वीडियो आती है। ये थोड़ी सी अभी टाइम इसका फिक्स नहीं चल रहा था, अब आज से इसका टाइम भी मैं आप लोगों के लिए फिक्स करने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को टाइम और क्वालिटी दोनों प्रॉपर वे में मिलती रहे, ठीक है। जो कि थोड़ा मेरे लिए टफ पड़ जाता है क्योंकि क्वालिटी बढ़ाने में टाइम ज्यादा लगता है, फिर वीडियो को डिकोड होने में जितनी लंबी वीडियो है उतना ही टाइम ज्यादा लगता है, तो ये दिक्कत हो जाती है फिर यहां पर इसको टाइम पर लाने में। ये पहले वाली वीडियो है, पूरा टाइम रहता है मेरे पास में, पर लेकिन मॉर्निंग में न्यूज़पेपर आता है, मॉर्निंग में उसको रिकॉर्ड करना है, मॉर्निंग में डिकोड करना है और मॉर्निंग में अपलोड करना है, तो यहां पर दिक्कत पड़ जाती है, ठीक है। बाकी पीडीएफ आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी मिल जाती है। स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है, यहां पर टोटल मिलाकर 1,26,000 से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, तो उनको कुछ फायदा ही हो रहा होगा। तो अगर आप लोगों को भी लगता है जुड़ना चाहिए तो जरूर जुड़िएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाएगा। तो ये था आज का आप लोगों के सामने ओवरव्यू। आइए अब एक एक कर आर्टिकल आप लोगों के सामने में रखने जा रहा हूं जो कि आप लोगों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल न्यूज के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, डिटेल में समझेंगे। चलिए ये वाली न्यूज नहीं, पहले ये वाली न्यूज देखते हैं, ठीक है। तो ये वाली न्यूज क्यों देखते हैं पहले, क्योंकि आज आप लोगों का बजट प्रस्तुत किया जाना है, तो इसलिए ये वाली न्यूज आप लोग ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। तो बात यहां पर की जा रही है किसके बारे में, नेशनल न्यूज के बारे में। तो यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री के द्वारा मिस कर दिया गया एनुअल डिसइन्वेस्टमेंट जो टारगेट था। वो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट क्या था, डिसइन्वेस्टमेंट में बोला गया था कि हमारी कंट्री को कितना पैसा मिलने वाला है और कितना मिला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। बोला गया था मिलने वाला है 2.1 लाख करोड़, इतना पैसा मिलने वाला है डिसइन्वेस्टमेंट से, पर लेकिन मिला कितना, मिला यहां पर ओनली 3%। तो 3% जो यहां पर मिला, एक तरीके से किरकिरी हो गई भाई साहब, सोचा क्या था, वर्स्ट कंडीशन बन गई। तो पहले आप लोग थोड़ा सा डिसइन्वेस्टमेंट और ये सारी चीजें आप लोग समझिएगा, क्या डिसइन्वेस्टमेंट होता है, क्या इन्वेस्टमेंट होता है, किस तरीके से प्राइवेट होता है, किस तरीके से यहां पर ये बेसिकली ये प्राइवेट कंपनी किसको बोलते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों में यहां पर दे देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। डिसइन्वेस्टमेंट तो तब होगा, पहले इन्वेस्टमेंट होगा अगर आप लोग कोई पैसा खर्च कर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग एक दुकान खरीदते हैं, तो ये आप लोगों का इन्वेस्टमेंट हो गया, आप लोगों के पास में सिक्योरिटी हो गई, आप लोगों की प्रॉपर्टी हो गई। तो ये दुकान आप लोगों ने खरीद ली,
पर लेकिन आप लोगों को पैसे की जरूरत पड़ी, आप लोगों ने ये दुकान जो है इसका आधा हिस्सा आप लोगों ने बेच दिया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट था, आप लोगों ने दुकान खरीद ली, यानी कि पैसे थे आप लोगों के पास में 5-7 लाख रुपए, तो आप लोगों ने दुकान खरीद ली। पर लेकिन आप लोगों को जरूरत पड़ गई 3-4 लाख रुपए की, तो आधी दुकान आप लोगों ने बेच दी। तो इसका मतलब हो गया कि आप लोगों ने इसका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, आधी दुकान आप लोगों ने बेच दी, तो आप लोगों के हाथ में कैश आ गया। पहले आप लोगों का कैश था वो सिक्योरिटी में कन्वर्ट हुआ था, अब आप लोगों के जो सिक्योरिटी है वो कैश में कन्वर्ट हो गई। तो यानी कि जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों का जो कैश मनी है आप लोगों के हाथ में 2 लाख 3 लाख 4 लाख, वो सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि प्रॉपर्टी बन गई आप लोगों की। पर लेकिन जैसे ही आप लोगों को पैसे की जरूरत पड़ी तो आप लोगों ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी कि इसका आधा हिस्सा बेच दिया, तो फिर से आप लोगों के हाथ में कैश आ गया। तो यह है इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। इसी के साथ में डाइवेस्टमेंट भी इसको बोला जाता है, अगर कंफ्यूजन न हो आप लोगों के माइंड में। और नेक्स्ट यहां पर डाइवेस्टिट्यूटर भी इसी को बोला जाता है, डाइवेस्टिट्यूटर, ठीक है। तो ये दोनों ही टर्म यहां पर डिसइन्वेस्टमेंट के लिए है, अगर कंफ्यूजन न हो तो याद रखिएगा इसको भी। डिसइन्वेस्टमेंट जो है एक तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, सेल करती है, या तो पार्शियली या फिर फुल्ली, जो भी उसके द्वारा एंटरप्राइज ओन की जाती है। जैसे कि अगर बात करें, अगर आप लोगों के पास में कोई प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी अगर आप लोगों ने आधी बेच दी, तो इसका मतलब यह कि आप लोगों ने 50% उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। पर लेकिन अगर आप लोगों ने वो 51% हिस्सा उसका बेच दिया, अब आप लोगों के हाथ में पावर नहीं रही डिसीजन लेने की, क्योंकि 51% शेयर किसी और के हाथ में चले गए। अब आप लोगों को पावर डिसीजन लेने की नहीं रही है, दूसरे के हाथ में चली गई है। तो अगर गवर्नमेंट 51% तक अपने शेयर बेच देती है तो वो प्राइवेटाइज हो जाता है, क्योंकि अब प्राइवेट मेंबर जो है उसमें डिसीजन ले पाएगा। अब आप लोगों के हाथ में ये डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रहेगी। जैसे आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जैसे मान लीजिए एसएलवी जो परिवार है, अगर ये एक प्राइवेट कंपनी बन जाती है बड़ी आगे चलकर, तो इसका मान लीजिए मैं आगे चलकर मुझे मान लीजिए 50 लाख रुपए चाहिए, और 50 लाख रुपए में क्या करना है, बच्चों के लिए मुझे किताबें खरीदनी है, बच्चों को मुझे एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। तो मैं 50 लाख रुपए में आधा एसएलवी मान लो मैंने बेच दिया, तो आधा एसएलवी बेचने के बाद में जो पैसा मेरे पास में आया, पर लेकिन अभी भी मेरे पास में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, क्योंकि 50% शेयर मेरे हाथ में है। अभी मेरी सहमति के बगैर कोई कंपनी में कुछ नहीं कर पाएगा। पर लेकिन अगर मेरे पास में 49% शेयर रह गए और सामने वाले के पास में इसने खरीदा है 51% शेयर हो गए, अब उसकी मनमानी चलेगी इसमें, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये यहां पर दिक्कत होती है। तो प्राइवेट का मतलब है कि कोई दूसरा बंदा आकर अब उसको ओनर करने लगा है, उसके हाथ में 51% या फिर उससे ज्यादा शेयर आ गए, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज कर दिया है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को। ये इस तरीके से प्राइवेटाइज होता है। पर लेकिन जब तक 50% या फिर उससे नीचे शेयर जो है वो गवर्नमेंट दूसरे को देती है, तब तक गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है, वो प्राइवेटाइज की कैटेगरी में नहीं आता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है और प्राइवेटाइज क्या होता है, अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आगे से, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो कर रही है यहां पर डिसइन्वेस्टमेंट की बात यहां पर कर रही है। तो डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, अगर हम लोगों ने कहीं से उधारी ले रखी है, जो डेट होता है हमारा उसका पेमेंट किया जाता है, यानी कि ताकि भाई साहब उधारी जो हम लोगों ने ले रखी है, मान लीजिए मैंने 50 लाख रुपए उधार उठा लिया मार्केट से कि बच्चों को मुझे एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, और उस एजुकेशन में मुझे उनको स्कूल के जो एक तरीके से उनको बैग देने हैं, स्कूल की किताबें देनी है, खाने पीने का भी अरेंजमेंट कर दिया, एक हॉस्टल बना दिया बच्चों के लिए ताकि वो वहीं पर ही रहकर पढ़ सके। पैसा तो लगेगा उसके लिए, अब ये तो है नहीं कि कहीं से वो ऐसे आ जाएगा, तो अब मुझे उसका जुगाड़ करना पड़ेगा कहीं से। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट यानी कि आमदनी अठन्नी और खर्च रुपया जब होने लगता है इंसान का, यानी कि इतनी आमदनी नहीं है जितना खर्च हो रहा है, तो उस टाइम पर यहां पर ये इसकी जरूरत पड़ती है। तो रिपेमेंट जो डेट होता है उसके लिए यहां पर यूज किया जाता है। ये कैसे होता है, जब आप लोगों को मैंने अभी बताया कि जब आप लोगों के पास में जो फंड की कमी हो जाती है, तो डेट रिसिप्ट को आप लोगों को यहां पर निकालने के लिए ये आप लोगों को ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया था 2.1 लाख करोड़ का, पर लेकिन अचीव कितना किया, तो उसमें भाई साहब बेइज्जती हो गई, 3% ओनली अचीव किया, यानी कि 17.9 या फिर 18,000 करोड़ रुपए ओनली अचीव किए गए, जबकि 2 समथिंग लाख करोड़ की बात चल रही थी। तो ये ऐसे हो गई यहां पर नोटंकी ये पूरे प्रोसीजर की। अगर बात करें यहां पर डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने अभी बताया आप लोगों को, सेल या फिर लिक्विडेशन ऑफ द एसेट्स होता है जिसको बेचा जाता है। सेंट्रल पीएसयू एंटरप्राइज या फिर कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई फिक्स एसेट्स अगर गवर्नमेंट बेचती है तो ये रहता है। तो एक तरीके से यहां पर रिड्यूस करता है जो फिस्कल बर्डन होता है, यानी कि जो उधारी होती है उसको भी यहां पर कम करने का काम करता है, और स्पेसिफिक जो नीड होती है अगर कहीं पर कमी है उसको यहां पर पूरा करता है। तो ये सारा काम डिसइन्वेस्टमेंट करता है। पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना भाई साहब, आंखें चौंधी आ जाएंगी आप लोगों की कि ऑलरेडी कितने सारे क्वेश्चन इससे बन चुके हैं, ठीक है। आंखें चौंधियाने का मतलब होता है कि एक तरीके से आंखें खुली की खुली रह
आ जाएगी। कभी बाद में बोलो सर ये टर्म का मतलब ही बता दिया करो। एक दिन मैंने बोला अलादीन का चिराग, तो बच्चा बोल रहा है सर ये क्या था मुझे बता दो, मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो क्वेश्चन नहीं होता है, वो जोक होता है बेसिकली, ठीक है। अगर आगे बात करूं आप लोगों से, तो यह डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है भाई साहब। जो भी ये सारे डिसइन्वेस्टमेंट किए जाते हैं ना, वो यही वाली ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो इसके बारे में याद रखेगा। तो जो भी एसेट्स वगैरह बेची जाती है, सिक्योरिटी वगैरह जो भी, तो ये DIPAM काम करता है। तो डायरेक्ट पूछ ले जाएगा आप लोगों से एग्जाम में। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, अगर आप लोग बात करते हैं एमएसपी के बारे में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको आप लोग बोलते हैं, उसको कौन डिसाइड करता है, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए। ओके, आइए अब चलता हूं आप लोगों की चहेती न्यूज की ओर। यहां पर जो ये न्यूज निकल कर आ रही है इंटरनेशनल न्यूज है, और बात की जा रही है यहां पर इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले तो यहां पर UNCTAD क्या है, यहां पर ये इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड, यानी कि ट्रेड के व्यापार के बारे में बात करती है और डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। तो ये जो है बेसिकली यहां पर इंपॉर्टेंट बॉडी है यहां पर ये। तो इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट, यानी कैसा इन्वेस्टमेंट चल रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो UNCTAD के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। और ये चेक करते हैं कि भाई साहब जो FDI है, जिसको आप लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, यानी कि बाहर की कंट्री या बाहर के लोगों के द्वारा हमारी कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसकी बात की जाती है। अपनी ही कंट्री में आप लोग खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और एक है बाहर की साइड से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो उसमें डिफरेंस होगा ना। तो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आता है इसलिए इसको फॉरेन बोला जाता है, यानी कि बाहर के लोग हमारी कंट्री में ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, विदेशी आप लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यानी कि विदेश की साइड से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो बोला जा रहा है 2020 में ना ये बिल्कुल डाउन हो गया है, यानी कि 42% के करीब यहां पर पहुंच गया, डाउन होकर यहां पर ये कोलैप्स हो गया 42%। एस्टिमेशन है कि यहां पर ये 859 बिलियन के करीब रहेगा, जो कि नॉर्मली 1.5 ट्रिलियन था 2019 में। आप लोग मोटे मोटे तौर पर ये समझ सकते हैं कि बाहर के लोगों के द्वारा दूसरी कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट जो किए जाते थे, वो यहां पर लगभग 42% जो है वो कम हो गए हैं। कोविड-19 की वजह से लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए सीधा सीधा यहां पर न्यूज होगी। एक मेरा फ्रेंड है, उसने एक कंपनी स्टैब्लिश कर रखी है, वो बेसिकली जो दवाइयां होती हैं उनकी कंपनी है वो, ठीक है, जेनेरिक दवाइयां बनाता है वो। तो उसने अभी एक कंपनी स्टैब्लिश की, अभी लगभग 2-3 साल हो गए। तो एक बार मेरे से बातें कर रहा था अभी कुछ दिनों पहले, तो उसने बोला यार जब से कोविड-19 आया तब से हालत बड़ी खराब हो गई है। मैंने कहा क्यों? बोला था कि API हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो यहां पर बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं और फिर दवाइयां बनाकर अपनी कंट्री के अंदर बेचते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर बाहर से API नहीं आएंगे तो हमारी कंट्री में दवाई प्रॉपर वे में नहीं बन पाएगी, क्योंकि कोविड-19 के चलते काफी कुछ शटडाउन रहा। तो ऐसी कई सारी दिक्कत हमारी कंट्री में भी देखने को मिली। और मैंने आप लोगों को बताया था आज के दिन में भी मोबाइल जैसी जो चीजें मैन्युफैक्चर करने की हम लोग बात करते हैं, तो 85% के करीब ये जो चीजें हैं हमारी कंट्री में आज की डेट में भी हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। तो चाइना के ऊपर से अगर डिपेंडेंसी हम लोगों को कम करनी है, तो सीधा सीधा मतलब ये है कि अपने ऊपर आत्मनिर्भर हम लोगों को बनना पड़ेगा। आइए थोड़ी सी बात इसके बारे में और कर लेता हूं। अगर बात करें 1990 में लास्ट इस तरीके की हरकतें देखने को मिली थी, जब 30% हो गया था जो इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन। इसी के साथ में फिर आगे जो डिक्लाइन हुआ था ये होता 2008-9 में, जब फाइनेंशियल रिसेशन आया था, बोले थे मंदी आ गई कि बीटेक मत करना, जॉब नहीं मिलेगी अब, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही थी कि अब भैया इंजीनियर मत बनना वरना जॉब नहीं मिलेगी। हालांकि आज के डेट में भी इंजीनियर की जो हालत वही ऐसी हो गई है जैसी पहले थी, वो एक अलग बात है। इंडिया के बारे में अगर बात करते हैं तो 13% ईयर ऑन ईयर हमारी कंट्री में काफी कुछ यहां पर हाई देखने को मिला। अगर बात करते हैं FDI के अंदर में, ठीक है, तो ये हाई देखने को मिला 2020 के अंदर में, और चाइना के अंदर 4% देखने को मिला। यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में डिक्लाइन हो रहा है और हमारी कंट्री में बढ़ रहा है। तो इसका मतलब चुंबक है भाई साहब, हम लोग तो अपनी तरफ को खींच रहे हैं इन्वेस्टमेंट को। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट वहां पर किया जाता है जहां पर एक तरीके से जो चीप लेबर होती है, सस्ती लेबर प्रोवाइड कराई जाती है ताकि अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सके, ताकि उनका जो प्राइस प्रोडक्ट कोई बनाते हैं तो उसका जो उसका टारगेट है, जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको कम रख सके, क्योंकि लेबर कम जाएगी तो प्रोडक्ट का जो प्राइस कम रहेगा। अगर मान लीजिए आज के दिन में मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को मुझे PPT बनाकर देनी है, ठीक है, PPT बनाकर देनी है, और वो PPT मैं बोलूं एक टेलीग्राम के ग्रुप में डालेंगे, टेलीग्राम में कुछ और बना लेंगे, और उसमें वहां पर अगर कॉस्ट जो रहेगी वहां पर मान लीजिए 500 रुपए पर स्टूडेंट से ले जाएंगे उसको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया, आप लोगों से PPT ले रहा हूं मैं, यहां पर वो PPT के मैं आप लोगों को दे रहा हूं। यहां पर एक बंदे ने बोला कि सर मैं PPT बनाकर दे दूंगा, आप मुझे 400 रुपए दे देना। एक ने बोला मैं PPT बनाकर दे दूंगा, आप मुझे 300 रुपए दे देना। एक ने बोला मैं PPT बना दूंगा सर 100 रुपए में, पर लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, ग्रुप में ऐड होने के 500 रुपए ले रहा हूं ये PPT देने के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया 400 वाला अगर PPT मुझे देगा तो मुझे ओनली 100 रुपए बचेंगे, 300 वाला देगा तो मुझे 200 रुपए बचेंगे, और 100 वाला देगा तो सीधे सीधे 400 रुपए बचेंगे। तो क्यों ना मैं 100 वाले से यहां पर लूं। तो अगर 100 वाले से मैं PPT लेता हूं तो 400 रुपए का फायदा होता है, क्योंकि इसकी लेबर सबसे कॉस्ट सबसे कम आ रही है मेरे लिए। तो इसीलिए अगर प्रोडक्ट बनाने वाले की
जो लेबर कॉस्ट सबसे कम आएगी तो फायदा किसको होगा, फायदा होगा उस कंपनी के ओनर को। तो ऐसा ही यहां पर बेसिकली देखने को मिलता है, जिस कंट्री में भी आप लोगों को यहां पर चीप लेबर देखने को मिलती है उसी कंट्री में लोग जाकर अपनी फैक्ट्री लगाते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा वो कमा सकें। तो डायरेक्ट समझ में आ गया ना, ये ऐसे ऐसे उदाहरण इसलिए लेता हूं अपने से और आप लोगों से कोरिलेट कर ताकि आप लोग डायरेक्ट आप लोग इसको समझ सकें, ज्यादा इधर उधर की घपलेबाजी में आप लोग न पड़े, सीधा एकदम आप लोगों के माइंड पर स्ट्राइक करे वो चीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसी के साथ में अगर बात करते हैं चाइना में जो ये 4% है ना, ये 4% हमारे बहुत जो 13% से बहुत ज्यादा है। ये बिल्कुल बोल सकते हैं आप लोग यहां पर चाइना का 4% भी 163 बिलियन है और हमारा 13% भी यहां पर 57 बिलियन है। यानी कि आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि परसेंटेज के मामले में हम लोग ज्यादा हैं, पर लेकिन जब उस परसेंटेज को एक क्वांटिटी के साथ में आप लोग बिलोंग करते हैं तो बहुत ज्यादा एक तरीके से हमारी कंट्री से बहुत ज्यादा बैठेगा चाइना का। इसको समझने के लिए आप लोग ये समझिए, अगर आज की डेट में हम लोग कंपेयर करते हैं जापान की पॉपुलेशन का, मान लीजिए जापान की जो पॉपुलेशन है वो 100% जो पॉपुलेशन है उसकी, वो 100% पॉपुलेशन में जापान के 100 लोग आ गए। ठीक है, और अगर हमारी 100% पॉपुलेशन आप लोग देखोगे तो हमारे तो बिलियंस, मतलब नाम मान लेते हैं वैसे। ठीक है, अगर हमारे 100% आप लोग बोले तो हमारे में मान लीजिए आप लोग 10,000 लोग आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझिए। अब हमारा 1% क्या होगा और जापान का 1% क्या होगा, तो 1% तो 1% है, पर लेकिन जब उस 1% की क्वांटिटी आप लोग निकालोगे तो यहां पर आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, हमारा 1% क्या हो गया, यहां पर हमारा 1% लगभग 100 मेंबर के करीब होगा, पर जापान का 1% 1 मेंबर होगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको देखेगा तो क्या हो गया यहां पर, तो परसेंटेज में डिफरेंस भी आप लोगों को समझ में आ गया। आज तो भाई साहब एप्टीट्यूड भी पढ़ा दिया साथ साथ में कहीं गड़बड़ हो गई तो बता देना। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं यहां पर यूके और इटली के बारे में। यूके और इटली तो ऐसी कंट्री देखने को मिला जहां 100% एफडीआई क्रैश हो गया, यानी कि बिल्कुल खत्म, कोई एफडीआई आया ही नहीं। यूके में तो इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ब्रेग्जिट करने पे तो ले उस दिन से। ब्रेग्जिट क्या है, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना। तो यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन के बाहर निकलने से बाद में 27 मेंबर रह जाएंगे, तो उसको ब्रेग्जिट बोलते हैं। और इटली की हालत वैसे ही खराब रहती है, तो 0% एफडीआई यहां पर 100% क्रैश हो गया। रशिया में 96% कम गया आपकी बार एफडीआई, जर्मनी में 61% कम गया, ब्राजील में 50% कम गया, इवन यूएसए के अंदर भी 49% कम गया एफडीआई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 46% और फ्रांस के अंदर 39% कम गया। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं क्या क्या कंडीशन चल रही है। अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करता हूं जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उनके बारे में, तो आप लोगों को एक अलग ही कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगी। एक साइड में डेवलप इकोनॉमी होगी, दूसरी साइड में डेवलपिंग इकोनॉमी होगी। तो उनको अगर आप लोग कंपेयर करके देखेंगे तो जो डेवलपिंग कंट्री है उनमें एफडीआई ज्यादा है। डेवलपिंग कौन से, जो अभी अभी अमीर होने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो उनमें एफडीआई ज्यादा है, लगभग 72% ग्लोबल एफडीआई आप लोग यहां पर देखने को मिला, जो कि हाईएस्ट शेयर था। एशियन नेशन के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो उनके अंदर अच्छा खासा एफडीआई देखने को मिला, ये 476 बिलियन एफडीआई देखने को मिला 2020 में। और मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था, याद है आप लोगों को, मैंने बताया था टोटल बताया था 859, यानी कि 859 के करीब यहां पर एफडीआई जो बिलियन में आप लोगों का निकल कर आया। और इसमें से आप लोग देख सकते हैं यहां पर, और इसमें से कुल मिलाकर 476 जो है वो ओनली एशिया के अंदर आया, यानी कि डेवलपिंग कंट्री के अंदर आया। कोविड-19 की वजह से जो अनसर्टेनिटी रही उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम देखने को मिली, एफडीआई काफी ज्यादा फ्लो में यहां पर अभी गिरा, पर लेकिन आगे आने वाले टाइम में रिकवरी होती नजर आएगी क्योंकि चीजें आगे बढ़ रही हैं। आखिर इंडिया में ये पॉजिटिव में क्यों रहा, इसका क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इंडिया में भाई साहब इसलिए पॉजिटिव में रहा है तो डिजिटल चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस हम लोगों ने दिया, सारी चीजें मैक्सिमम लोग डिजिटल कर रहे हैं आज के में, उसके चलते लोगों तक चीजें पहुंचाना आसान हो रहा है। गवर्नमेंट ने भी कसर नहीं छोड़ी, गवर्नमेंट कर रही है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि अगर कोई भी प्रोडक्शन आप लोग करते हैं उस पर गवर्नमेंट इंसेंटिव आप लोगों को दे रही है, यानी कि सपोर्ट करिए, किसी में टैक्स की छूट दे रही है तो किसी में सपोर्ट कर रही है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसमें भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा बढ़ा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, कोल की माइनिंग करने के लिए, कोयले की खदानों से कोयला निकालने के लिए 100% एफडीआई कर दी, यानी कि बाहर से ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई यहां पर आ सकता है। तो इसकी वजह से भी हमारी कंट्री में काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहां से निकल कर आया। तो ये कई सारे रीजन थे जो मैंने भी आप लोगों को बताया कि हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ा। कुछ और ज्ञान की बात है जो आप लोगों से पूछी जा सकती है और कंफ्यूजन में आप लोग आ जाते हैं कई बार। 2019 में गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर बोला गया कि इंडिया में यहां पर बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर 100% ऑटोमेटिक रूट लगा दिया, यानी कि आप लोगों को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या आता है,
फिर से यही बात है, जैसे एसएलवी के नाम पर हम लोग कोई प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, पर लेकिन बनाकर वो प्रोडक्ट आप लोग दे रहे हैं, पर लेकिन उसके ऊपर ठप्पा एसएलवी का लगा दिया, इस तरीके से बोल सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है। एप्पल का जो आईफोन अभी बनाया जाता हमारी कंट्री में, वो किसी दूसरी कंपनी के द्वारा बनाया जाता, जिसके प्लांट में आग लग गई। वो डायरेक्ट एप्पल को बेच रहे थे, और एप्पल क्या कर रहे थे, एप्पल उस पर अपना मोहर लगाकर उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहे थे। यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो किया एप्पल ने, और बनाने के लिए प्रोडक्ट दे दिया किसी और को। तो ये इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट रहता है, इस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आप लोग काम करना होता है। तो कई सारी कंपनी ऐसी हैं जो एप्पल को प्रोडक्ट बना कर देते हैं, ठीक है। तो इसको भी यहां पर 100% एफडीआई का रूट हम लोगों ने लगा दिया ऑटोमेटिक, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो पोर्टल है, ये सिंगल पॉइंट इंटरफेस यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। यानी कि ज्यादा चिक चिक पिक पिक नहीं है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो, डायरेक्ट अपना इन्वेस्टमेंट कर आगे बढ़ो, इसलिए आसानी से इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं। और ये किसके अंडर आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये किसके अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में बन जाएंगे, और आप लोगों को बोलेंगे कहां से आ गया क्वेश्चन, तो भाई साहब यहां से आ गया। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इसके बारे में। इसी बहाने से थोड़ा सा जान लेते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में। ये जो बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था 1964 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका जनेवा में देखने को मिलेगा। जो हेड है यहां पर जनेवा कहां पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर। तो स्विट्जरलैंड के अंदर काफी सारे हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक न्यूट्रल कंट्री है, ये किसी के पछेड़े में अपना हाथ नहीं अड़ाती है। कोई लड़ रहा है तो लड़ते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए यहां पर सारे हेडक्वार्टर हैं, वरना पता चला किसी और कंट्री में लड़ाई हुई तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे इंसान छोड़कर भागे, तो ऐसे दिक्कत होने लगती है फिर, ठीक है। मुखिसा क्यूती जो है यहां पर इसके हेड है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो 1964 में इसको बनाया गया था। ये कुछ बातें हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूएन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट यानी कि यूएन के अंडर में आता है। तो 56 साल पुराना है यहां पर, ये तो 56 इंच का सीना हो गया इसका, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप लोगों को लग रहा होगा यार एफडीआई अच्छा आ रही है, अच्छा काम कर रही है, पर लेकिन इसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। अब फायदे क्या क्या और नुकसान क्या क्या है, इसके बारे में लिखने के लिए कुछ आए तो याद रखना। देखिए सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि हमारी कंट्री में कई सारे जो इन्वेस्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे अलग अलग, तो यानी कि पैसे की कमी नहीं होगी अगर कोई काम हम लोगों को करना है। दूसरी बात यहां पर ये लॉन्ग टर्म लेंडिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि लंबे समय तक हम लोगों को पैसा मिलता रहेगा। यानी कि अगर कहीं पर आप लोग बोले, मान लीजिए आज की डेट में मैं कोई पोर्टल स्टार्ट करता हूं, आप लोगों को बोलूं कि इस पोर्टल पर आप लोगों को कुछ प्रोडक्ट मिलने आप लोगों को स्टार्ट होंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया कि मैं बोल दूं कि जिसके पास में पैसा है वो तो पैसा दे देना, और जिसके पास में पैसा नहीं है वो उसको फ्री में ले लेना। यानी कि यहां से खर्चा निकलता रहेगा, क्योंकि कई सारे लोग वहां पर रखने लगेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो खर्चा यहां से निकलता रहेगा। पर लेकिन पता चला जो डोनेशन कोई देने वाला है, एक बार डोनेट कर दिया, फिर उसने आगे से डोनेट ही नहीं किया, बार बार तो कोई डोनेट करेगा नहीं। अब इनकी सैलरी तो लगातार जाएगी, तो पैसा कहां से आएगा। तो लॉन्ग टर्म का अगर आप लोगों को यहां पर स्टेबिलिटी चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का प्राइस आप लोगों को रखना पड़ेगा, ताकि लंबे समय तक आप लोगों को यहां से पैसा मिलता रहे और इन सबकी सैलरी आप लोग निकालते रहो। तो इसके तरीके से अगर कोई काम करना है तो लंबे समय तक अगर पैसा चाहिए तो यहां पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म लैंडिंग आप लोगों को चाहिएगी, वो एफडीआई आप लोगों को देगी, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें तो फाइनेंसिंग जो डेवलपिंग कंट्री के लिए निकल कर आती है वो भी यहीं से निकल कर आती है। और अगर आगे बढ़े तो यहां पर ये प्रोवाइड करती है जो टेक्नोलॉजी है डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि हमारे पास में देखिए टेक्नोलॉजी तो होती नहीं है नॉर्मली, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग ज्यादा खर्चा करते नहीं है, तो इसके चलते बाहर की कंट्री से टेक्नोलॉजी आती है हमारी कंट्री में, तो ये काफी अच्छा होता है। तो ये एफडीआई के थ्रू हमारी कंट्री में कई बार चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन ये तो सुनहरी बातें कर ली, अच्छी अच्छी बातें कर ली, तो यहां पर अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजें जो कि अच्छी नहीं है, यानी कि उनके बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो बात करते हैं नॉट सुटेबल फॉर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, यानी कि जैसे डिफेंस इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। ऐसी इंडस्ट्री जो हमारी कंट्री को नुकसान पहुंचा सकता है अगर बाहर का कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, टाइम पर आकर इन्वेस्टमेंट उसने खींच लिया, तो इसलिए यहां पर हम लोग को ज्यादा चीजें अलाउ नहीं करनी चाहिए, आत्मनिर्भर हम लोग को यहां पर रहना चाहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मोरल वैल्यू। देखिए बाहर का कोई बंदा अगर हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेगा ना, वो अपने प्रॉफिट के बारे में बात करेगा, ठीक है। वो बोलेगा मुझे फायदा क्या हो रहा है, वो ये नहीं सोचेगा कि यहां पर लोगों को नुकसान क्या हो रहा है। वो इन्वेस्टमेंट करेगा अपने प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट नहीं होगा तो छोड़कर भाग जाएगा। अनएथिकल लोकल एक्सिस मार्केट में देखने को मिलेगी, यानी कि सीधा सीधा ये है प्रॉफिट मिलना चाहिए, शाम दाम दंड भेद लगाकर प्रॉफिट निकालेगा, क्योंकि उसने पैसा इन्वेस्ट किया है यहां पर। तो ये सारी चीजें हमारी कंट्री में अगर देखिए आप लोग देखिए, जैसे मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट था, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, रिलायंस वाले चलाते थे दिल्ली से लेके एयरपोर्ट तक का, जो दिल्ली एयरपोर्ट है वहां तक का, जो दिल्ली यहां पर जो नॉर्मली जो रेलवे स्टेशन है वहां तक। तो आगे चलकर क्या हुआ, उसको फायदा नहीं हुआ तो छोड़कर बीच में भाग गए, उसको गवर्नमेंट को बोला अपना आप संभाल लो, हमको फायदा नहीं हो रहा है। तो प्राइवेट वाले तो भाई साहब ऐसे होते हैं, उनको मतलब नहीं है सर्विस में क्या चक्कर पड़ रहा है, जब तक उनको प्रॉफिट रहेगा तब तक सर्विस मिलती रहेगी, अगर प्रॉफिट नहीं रहेगा वहीं पर ही उसको शट डाउन कर देंगे वो। तो ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, अपना नुकसान नहीं उठाएंगे, और अगर कोई नुकसान उठाने लायक होगा वो भी नहीं उठाएगा। अगर
कोई नहीं उठाने वाला तो भैया वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर ये फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है और जिंदगी ये कुछ खुशी कुछ गम और मिलाकर एक मिक्स वेज बन जाती है। जीते रहो और बढ़ते रहो। आगे बढ़ते हैं। आइए अब आप लोगों को राज्य के अंदर लेकर चलते हैं। राज्य के बारे में यहां पर ये न्यूज है, ये बात की जा रही है एक टाइग्रेस के बारे में, यानी कि शेरनी। तो यहां पर जो कान्हा टाइगर रिजर्व है उसके बारे में बात की जा रही है। अभी यहां पर एक बफर जोन जो है यहां पर कान्हा टाइगर रिजर्व कहां पर है पहले तो आप लोग ये बताइए। ये है मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश के अंदर अभी यहां पर एक टाइग्रेस जो है वो मरी हुई पाई गई यहां पर, जिसके चलते ये अभी न्यूज में है। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है यहां पर ये है यहां पर मांडला और इसी के साथ में बालघाट वाला जो रीजन है उसके पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर में। प्रेजेंट डे में ये 2 सेंचुरी के अंडर डिवाइड है, जिसको एक को बोलते हैं यहां पर हालोन और दूसरे को बोलते हैं बंजार। ठीक है, तो बंजार और हालोन जो सेंचुरी है उसमें ये आप लोगों को डिवाइड देखने को मिलेगा। कान्हा जो नेशनल पार्क था ये क्रिएटेड किया गया था 1955 में, 1973 यानी कि 1973 में हमारी कंट्री में जब प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया तो उसके चलते इसको कान्हा टाइगर रिजर्व में हम लोगों ने इसको बनाया। प्रोजेक्ट टाइगर याद रखिएगा, ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पर 1973 में इसको स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर को। काफी इंपोर्टेंट है, याद रखना, खासकर टाइगर के ऊपर फोकस देने के लिए। अगर कान्हा टाइगर के बारे में बात करें रिजर्व के बारे में, तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है सेंट्रल इंडिया के अंदर में जो मध्य प्रदेश के अंदर आता है। स्टेट जो एनिमल है यहां पर हार्ड ग्राउंड जो बारहसिंगा है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ लिए आते हैं। ठीक है, जो आप लोगों को अगर इसकी पिक्चर में आप लोगों को दिखाऊं, 1 मिनट पिक्चर दिखाता हूं। यहां पर आप लोग इसकी पिक्चर देख सकते हैं। देखिए ऐसे ऐसे सिंग आप लोगों को दुनिया भर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये इस तरीके की कैटेगरी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। ये यहां पर भी आप लोग देखते हैं या फिर ये यहां पर भी आप लोग देखते हैं। ठीक है, ये वाली पिक्चर देखिए, तो इसको बेसिकली बारहसिंगा बोला जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर अगर बात करें बारहसिंगा के बारे में, तो स्वैम्प डियर या फिर इसको रूसवुस डिवोसली, ये यहां पर एक साइंटिफिक नेम आप लोगों को देखने को मिलेगा, इस नाम से भी पुकारा जाता है। ये यहां पर एक्सक्लूसिवली कान्हा टाइगर जो रिजर्व है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर आता है। बेस्ट नोन फॉर एवरग्रीन साल ट्री, जो साल का ट्री होता है जिसको सोला रोबस्टा के नाम से भी जानते हैं, ये साइंटिफिक नेम है। आप लोगों से कई बार मैच करने के लिए आ जाते हैं अगर पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने उठाकर देखे होंगे। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। बाकी मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है यहां पर अगर बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, तो बारहसिंगा मैंने अभी बताया आप लोगों को यहां पर ये एनिमल देखने को मिलेगा। बर्ड जो है यहां पर ये इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, इसी के साथ में जो मछली है यहां पर ये है यहां पर महसीर। पैरेट जो ट्री है यहां पर ये फ्लोर देखने को मिलेगा, मैंगो आम, और बनियान जो ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगा। कैपिटल भोपाल हो गई। शिवराज सिंह चौहान यहां पर राजकेट में जो चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है ये आप लोग बताइए। अगर मैप में आप लोग मध्य प्रदेश को एक बार देखना चाहेंगे तो ये हो गया मध्य प्रदेश आप लोगों के सामने। ऊपर उत्तर प्रदेश टच करता है, इधर राजस्थान साइड में लेफ्ट साइड में गुजरात हो गया, फिर नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र हो गया और यहां पर आएंगे छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, तो ये राज्य यहां पर आप लोगों को मध्य प्रदेश को टच करते हुए नजर आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। काफी इंपोर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा है। हमारी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं भाई साहब। बात की जा रही है आईआईटी दिल्ली के बारे में। आईआईटी दिल्ली जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इसके द्वारा अभी यहां पर यह बताया गया है हमारी कंट्री में कि जो बच्चे हैं आज की डेट में उनको जो एनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो ये जो एनीमिया की प्रॉब्लम है इसका बहुत बड़ा जो रीजन है वो यहां पर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है। तो ये अंडर 5 ईयर की जो एज है उनके बच्चों के बारे में बात की गई है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 क्या होता है? यहां पर ये पार्टिकल होते हैं जिनका डायमीटर जो होता है ये 2.5 माइक्रोमीटर रहता है। इसको अगर आप लोग काउंट करना चाहते हैं तो ये इनका आप लोग बोल सकते हैं कि मोर देन 100 टाइम थिनर, यानी कि लगभग 100 टाइम बारीक देखने को मिलेंगे जो आप लोग का जो हेयर होता है, यानी कि आप लोग के जो बाल होते हैं उस बाल से भी 100 गुना पतले आप लोगों को नजर आएंगे। और अगर ये बच्चों के अंदर जाते हैं सांस लेते टाइम तो ये उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये वो वाले पार्टिकल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो बाल कितना बड़ा रहता है और उसका भी 100वां भाग यहां पर अगर बोल दूं तो उससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो रिजल्ट कहां से निकल कर आते हैं? जब हम लोग फ्यूल जलाते हैं, केमिकल रिएक्शन जो देखने को मिलती है एटमॉस्फेयर में, उससे यहां पर ये जनरेटेड होता है, जिसके चलते फॉरेस्ट के अंदर जो आग लग जाती है वहां से ये एयर में मिल जाता है। और भी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस होता है। और इसकी वजह से जो स्मोक बनती है, आप लोगों में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, तो वो जो धुआं होता है उसके बारे में बात की जाती है, तो उसमें भी ये काफी मात्रा में पाया जाता है। जो एक्सटेंडेड जो पीरियड है 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर है यहां पर ये एनीमिया की कैटेगरी में बच्चे को लेकर आ जाता है अगर लंबे समय तक बच्चे को एक्सपोज किया जाता है, यानी कि आउटडोर पोल्यूशन काफी लार्ज स्केल पर आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में 63% के करीब इंक्लूडिंग चिल्ड्रन जो है वो एनीमिक पाए जाते हैं। ठीक है, एनीमिया का मतलब होता है नॉर्मली अगर आप लोगों से बोला जाए एनीमिया इसको, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है नॉर्मली
नीचे आप लोगों के सामने डेफिनेशन यहां पर दे रखी है। ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई है। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल जो है, जिनको आरबीसी आप लोग बोलते हैं, ठीक है, उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो इनसफिशिएंट हो जाती है, जो कि हमारी कंट्री की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो सॉरी कंट्री नहीं, हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके चलते अगर आप लोग देखिएगा, यानी कि रेड ब्लड सेल की पावर खत्म हो जाती है प्रॉपर वे में ऑक्सीजन को कैरी करने की, और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन अगर नहीं चलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो हायर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है, इसकी वजह से जो एवरेज जो हीमोग्लोबिन लेवल है बच्चों के अंदर वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो काम करने वाली ब्लड सेल है वो काम ढंग से नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब नॉर्मली अगर मोटी भाषा में बोल देते ना, खून की कमी होगी, तो ये यहां से निकल कर आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या सोचते थे कि भाई साहब खाना ढंग से नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें आयरन की कमी हो गई, इसलिए ये सारी चीजें चल रही हैं। पर लेकिन किसको पता था कि पार्टिकुलेट 2.5 मैटर भी यहां पर, यानी कि जो पोल्यूशन है वो भी यहां पर एनीमिक जो यहां पर कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो हमको समझना चाहिए फिलहाल अभी, ताकि बच्चों की सेहत का ध्यान रख सकें। जो इन्फ्लेमेशन आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा बॉडी के अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ में जो इन्फेक्शन, इंजरीज या टॉक्सिक जो चीजें बॉडी के अंदर जाती हैं, ये काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं। क्रोनिक जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है जो बॉडी के अंदर, यानी कि जो बॉडी के अंदर ये सारी चीजें आप लोग की जाती हैं, ये काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालती है ऑर्गन के ऊपर, टिश्यू के ऊपर, जिसकी वजह से जो बच्चे की ग्रोथ है वो भी प्रॉपर वे में आप लोगों को हैम्पर होती नजर आएगी इन सब चीजों की वजह से। तो पोल्यूशन का अब एक और खतरनाक भयानक चेहरा सामने निकल कर आया है, और हमारी कंट्री में पोल्यूशन को देख रेख करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जहां पर ज्यादा पोल्यूशन ऐसी कोई चीज देखने को मिलती है तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पिक्चर में आता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्वेश्चन ये है हमारी कंट्री कौन से नंबर की कंट्री है जिसने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया, और कौन से आर्टिकल से निकल कर आता है आप लोगों को पता है। हमारे संविधान में जब आप लोग पार्ट 3 में जाएंगे तो फंडामेंटल राइट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इन फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है। इसके अंदर जो आर्टिकल 21 है वो यहां पर बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में, और जब राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं तो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए भाई साहब हम लोग को। तो बच्चों का जो राइट है उसका हनन यहां पर हो रहा है, अगर उनको ये बीमारी देखने को मिल रही है हमारी कंट्री में जो हरकतें हैं उसकी वजह से। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। इंडियन नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के बारे में बात करते हैं 2015 से लेकर 2016 का, जो चौथे नंबर का था, उसमें बोला गया कि 53.1% जो वुमेन है इंडिया के अंदर जिनकी एज जो है वो यहां पर 15 से लेकर 49 ईयर के बीच में है, इसी के साथ में लगभग यहां पर 58.5 जो चिल्ड्रन है वो अंडर एनीमिक कंडीशन में हमारी कंट्री में। तो एनीमिया की जो प्रॉब्लम है वो एक ह्यूज प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, जिसके बारे में कोई ना कोई सॉल्यूशन हम लोग को निकालना पड़ेगा। बाकी ये किस तरीके से यहां पर जो पोल्यूशन है वो इफेक्ट करता है, आई पे इंपैक्ट डालता है, लीवर पे इंपैक्ट डालता है, अलर्टनेस आप लोगों की कम हो जाएगी, गले में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ब्लड में मैंने आप लोगों को बता ही दिया जिसकी वजह से इंपैक्ट रहेगा, हार्ट को प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, किडनी, नोज, स्किन और लंग्स, ये सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो पोल्यूशन जो है वो ये सारे इंपैक्ट आप लोगों की बॉडी पर डालता हुआ नजर आएगा। और एनीमिक कंडीशन में यहां पर क्या क्या चीजें मैटर करती है, तो मैटरनल और नियोनेटल जो कंडीशन है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। कई बार थका थका आप लोगों को फील होता हुआ यहां पर नजर आएगा, कई तरह की प्रॉब्लम बच्चों में देखने को मिलेगी, स्टंटिंग, लो वेट, ये सारी चीजें सामने निकल कर आएंगी। रिकमेंडेशन क्या रहता है कि प्रॉपर वे में आप लोग इन सब चीजों को हैंडल करके चलिए, ठीक है। प्रॉपर वे में प्लानिंग होनी चाहिए, मल्टी सेक्टरल अप्रोच यहां पर लेके चलनी पड़ेगी, हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और कम्युनिटी का सपोर्ट भी आप लोगों को यहां पर चाहिएगा ताकि सिचुएशन को हैंडल कर सके। नेक्स्ट यहां पर जो पार्टिकुलेट मैटर है यहां पर वो आप लोग देखिए क्या क्या कौन सा पोल्यूशन कहां पर इंपैक्ट डालता है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। जो पीएम पार्टिकुलेट मैटर होता है वो आप लोगों की सांस की बीमारी, हार्ट की बीमारी और कैंसर की बीमारी को बढ़ाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो अलर्टनेस जो होती है आप लोगों की वो बढ़ाता है, एक तरीके से घटाता है, और आप लोगों को आलसी बनाता है। जो सीसा यानी कि एलईडी जो आप लोग के अंदर जाता है वो एनीमिक कंडीशन, आईक्यू लेवल कम करता है, ब्रेन और किडनी को डैमेज करता है, और कैंसर को भी आप लोगों को बढ़ाता है। नाइट्रोजन क्या करता है, ये गले को, एक तरीके से लंग को, और इसी के साथ में अस्थमा की बीमारी आप लोगों की बढ़ाता है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ओजोन क्या करता है, जिसको O3 आप लोग बोलते हैं, ये आप लोगों की आई में चुभन आप लोगों को देखने को मिलेगी, बेसिकली ईचिंग वगैरह, आप लोगों की सांस की बीमारी और लंग की बीमारी को भी आप लोगों को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ये ड्राई इची आइज आप लोगों की देखने को मिलेगी, कई बार आप लोगों के लंग के अंदर भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो आप लोगों की जो स्लीपनेस डिस्टोर करता है, यानी कि आप लोगों को एक तरीके से जो नींद्रा की बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ढंग से आप लोग सो नहीं पाएंगे। तो ये कंडीशन है। ये पिक्चर आप लोगों के सामने Fe यानी कि आयरन की बात की जा रही है, पिक्चर अच्छी लगी मुझे, मैंने इसलिए लगा दी, ठीक है। मजे में नहीं लगाइए, कुछ यहां पर टर्म लिखी हुई है Fe यानी कि आयरन के बारे में बात की जा रही है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 26 है, ये देख सकते हैं आप लोग, और जो इसका एटॉमिक मास है ये है 55 के करीब, ठीक है। तो इसके बारे में ये कुछ बातें हैं जो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं।
इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में यहां पर बात कर रही है। तो हमारी कंट्री और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में अगर बात करूं तो 50 साल पूरे हो चुके हैं भाई साहब। 1971 में बांग्लादेश पैदा हुआ था और हम लोगों ने बोला था बधाई हो बांग्लादेश हुआ है, ठीक है। जिस ये वही टाइम है जब हमारी कंट्री में इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी और जब पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया गया बांग्लादेश के ऊपर तो हमारी कंट्री ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली इसमें और बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराया। तो उस टाइम की बात यहां पर कर रहे हैं। बांग्लादेश आप लोग यहां पर देखते हैं, पाकिस्तान ने अटैक किया, उस टाइम पर पाकिस्तान को आप लोग क्या बोलते थे, इसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे और बांग्लादेश को आप लोग ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। तो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान बन गया, यानी कि दोनों आजाद हो गए एक दूसरे से। पहले क्या था, जब इंडिया डिवाइड हुआ उस टाइम पर 2 कंट्री नहीं 3 कंट्री बने थे और कहने के लिए तो 1 कंट्री था क्योंकि यहां पर ये, पर लेकिन आज के डेट में 3 कंट्री बन गए। तो पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है, इनडायरेक्ट वे में बोलूं तो ये इंडिया के ही बच्चे हैं, ऐसा आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या बातें इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो जब 50 साल पूरे हो गए तो हमारी कंट्री में 26 जनवरी का सेलिब्रेशन था। तो बांग्लादेश की साइड से हमारी कंट्री में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकी मिलिट्री जो मिलिट्री का जो यहां पर जो मिलिट्री की जो फोर्स थी 122 मेंबर हमारी कंट्री में बांग्लादेश की साइड से परेड में पार्टिसिपेट किया। तो 50 साल पूरे होने की खुशी में, क्योंकि हम लोगों ने काफी बड़ा रोल प्ले किया था इनकी आजादी के अंदर, तो इंडिया और बांग्लादेश ने 50 साल सेलिब्रेट किए गए। तो ये 3rd कंट्री थी बांग्लादेश जिसने ऐसे पार्टिसिपेट किया हमारी कंट्री में जो रिपब्लिक डे परेड में आकर। इससे पहले किसने किया था, फ्रांस ने पार्टिसिपेट किया था 2016 में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पार्टिसिपेट किया था 2017 में। तो बांग्लादेश हो गई 3रे नंबर की कंट्री, तो पहली कंट्री नहीं है 3रे नंबर की कंट्री है। विजय दिवस जो है हमारी कंट्री में जब सेलिब्रेट किया था ना 16 दिसंबर को, वो इसी से रिलेटेड है क्योंकि इंडिया की विक्ट्री थी पाकिस्तान के ऊपर 1971 की वार में। तो 1971 की जो लड़ाई थी ना, तो 16 दिसंबर को विजय दिवस इसी से रिलेटेड हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हल्का सा आइडिया रखिएगा। बाकी ये कुछ ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोग इंडिया और बांग्लादेश के बारे में आप लोगों को याद रखनी है। क्वेश्चन कई बार यहां से भी बन जाते हैं। 3 दिसंबर 1971 में ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी जिसमें पाकिस्तान के द्वारा यहां पर आक्रमण किया गया, जो बांग्लादेश जो बेसिकली बंगाली मुस्लिम है और जो हिंदूज हैं उनके ऊपर अटैक किया गया और इसके चलते लगभग यहां पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 13 दिन की लड़ाई हुई। 16 दिसंबर को चलते यहां पर 1971 में पाकिस्तान के 93,000 जो सोल्जर थे उनके द्वारा कंडीशन एक तरीके से यहां पर उनके द्वारा सरेंडर कर दिया गया। और इंटरेस्टिंग वर्ड है यहां पर अनकंडीशनल, यानी कोई कंडीशन भी नहीं थी। एक तरीके से इंडिया चाहे तो इनको यहां पर गिरफ्तार करके सबकी गर्दन काटकर मौत के घाट उतार सकता था, पर लेकिन हमारा दिल बड़ा था, हम लोगों ने आसानी से छोड़ दिया। और उसके चलते यहां पर यह भी बोला गया था कि इंडिया ने बांग्लादेश को तो आजाद करा दिया, पर लेकिन हम लोग पाकिस्तान से उस टाइम पर अच्छी खासी मांग कर सकते थे और पाकिस्तान से आज के दिन में कई सारे मुद्दे सुलझा सकते थे हम लोग। उसमें से कश्मीर मुद्दा भी एक हो सकता था जो कि आज के दिन में पाकिस्तान के अंडर में आता है, पर लेकिन वो अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने मिस कर दी, ऐसा बोला जाता है। इंडियन आर्मी और इसी के साथ में मुक्ति बाहिनी एक ऐसी फोर्स थी वहां पर जो इंडिया की आर्मी के द्वारा इसको तैयार किया गया था ताकि पाकिस्तान की फोर्स में लड़ सके। तो इनके जो कॉमन लोग थे उनको तैयार किया गया था इंडिया के द्वारा। तो मुक्ति बाहिनी जो थी यहां पर ऑर्गेनाइजेशन थी जो पाकिस्तान की आर्मी के साथ में लड़ रही थी बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर के लिए, और ये तैयार की गई थी इंडियन आर्मी की सपोर्ट से। गोरिल्ला वॉर लड़ रही थी, मार के भाग जाते थे, छिप जाते थे। तो इसी के चलते ये कंडीशन देखने को मिली। तो 16 दिसंबर को जो मैंने बताया ना अभी यहां पर इसको यहां पर ये बाजो दाबोस के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग विजय दिवस बोलते हैं। बांग्लादेश के अंदर इसको बाइजो दिवस बोलते हैं बेसिकली 16 दिसंबर को, ठीक है। तो बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर देगा। तो बांग्लादेश के साथ में इंडिया एक ऐसी वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री थी इसके साथ में इसके जो डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किए गए 1971 की आजादी के बाद में। सबसे पहले किसने यहां पर बधाई दी बांग्लादेश को, तो याद रखिएगा भूटान था सबसे पहले जिसने एक्सेप्ट किया कि बांग्लादेश पैदा हुआ है। दूसरे नंबर पर इंडिया था जिसने एक्सेप्ट किया कि बांग्लादेश पैदा हुआ है, ठीक है। तो ये बांग्लादेश के पैदावार की कहानी है। दूसरे नंबर पर है हमारी कंट्री, कंफ्यूजन में बताइएगा, पहला नंबर भूटान ने मार लिया था, ठीक है। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बांग्लादेश को हमारी कंट्री के कितने राज्य टच करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए। आगे की जो न्यूज है ये काफी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट भी न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये बेसिकली बासमती चावल के बारे में बात की जा रही है। बासमती चावल के बारे में क्या बात है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के द्वारा अभी रिसीव किया गया जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये जो जीआई टैग इनके द्वारा रिसीव किया गया है ये बासमती चावल के लिए इनके द्वारा यहां पर ये जो यहां पर बेसिकली ये जीआई टैग रिसीव किया गया है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज की डेट में हमारी कंट्री में बासमती चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। तो पाकिस्तान ये बोल रहा है कि हमारी कंट्री को भी इसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए जीआई टैग की। तो इसी के चलते इनकी कंट्री में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट आया 2020 का। ये काफी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का 2020 में इनके यहां पर ये एक्ट लाया गया जो हमारी कंट्री में काफी पुराना है। पाकिस्तान लड़ क्यों रहा है? पाकिस्तान इसलिए लड़ रहा है क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर इंडिया जो है वो बोल रहा है कि बासमती राइस हम लोग प्रोवाइड कराते हैं
और इंडिया यहां पर एक प्रोडक्ट, यहां पर हमारी कंट्री का प्रोडक्ट है जिसको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, तो पाकिस्तान को बुरा लगा, पाकिस्तान बोला कि भाई साहब हमारे यहां भी बासमती चावल होते हैं, तो इसके चलते बासमती चावल को अगर जीआई टैग का दर्जा आप लोग खुद अपनी कंट्री में दोगे तभी दूसरी कंट्री जाकर आप लोगों की जो कंडीशन है वो एक्सेप्ट करेगी, यानी कि अपने घर में तो आप लोगों ने इनको जीआई टैग देने रखा है, दूसरों को जाकर आप लोग बोल रहे हैं। तो इसी के चलते पाकिस्तान ने यहां पर जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो एक्ट है उसको पास किया और अपनी कंट्री में पाकिस्तान के द्वारा यहां पर जीआई टैग यहां पर बासमती राइस को दे दिया गया। तो ये क्लेम इनके द्वारा ओनरशिप की गई थी सितंबर 2019 में, तो तब से लेके अब तक यहां पर ये चीज चल रही है। तो इनके द्वारा बोला गया कि बासमती जो है वो आप लोगों को इंडिया के अंदर भी देखने को मिलता है, पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिलता है, तो दोनों का मिला जुला बासमती है, ऐसा नहीं है कि इंडिया का बासमती है। तो पाकिस्तान अपनी मांग कर रहे हैं यहां पर कि भाई साहब हमको भी बासमती में हिस्सा दो, हमको भी चावल खाने हैं, मतलब खाने नहीं है बेचने हैं, ठीक है। देखिए यूरोपियन यूनियन के अंदर इसको चैलेंज किया गया तो दिसंबर 2019 में। मेन आर्गुमेंट यहां पर यह था कि पाकिस्तान ये बोलता है कि इंडिया और पाकिस्तान का एक ज्वाइंट प्रोडक्ट है, ये एक अच्छी बात है कि दोनों की साझेदारी है इसमें। इंटरनेशनल लॉ ये बोलता है कि अगर आप लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर कोई चीज रजिस्टर करानी है इस पर्टिकुलर एरिया में, तो पहले अपनी कंट्री के अंदर तो कम से कम उसको रजिस्टर कराओ, तो पहले अपनी कंट्री के अंदर जीआई टैग का दर्जा दो। तो इसलिए पाकिस्तान ने अपनी कंट्री के अंदर इसको जीआई टैग का दर्जा दे लिया। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो रजिस्ट्रेशन एंड जो प्रोटेक्शन एक्ट है 2020 में मार्च में इनके द्वारा ये एक तरीके से रह गया। तो बासमती के लिए ये एक्सक्लूसिव जो राइट है उसकी बात करें तो इंडिया का भी यहां पर जो बेसिकली एक्सक्लूसिव राइट के लिए यहां पर हमारा एप्लीकेशन था, तो अब पाकिस्तान का हिस्सा भी यहां पर इसमें आ गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि पाकिस्तान की हिस्सेदारी भी अब यहां पर आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगी, पाकिस्तान का पलड़ा भी अब यहां पर आप लोगों को भारी होता हुआ नजर आएगा। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट को बनाया जाना है या फिर ओरिजिन जो होता है उसके बेस पर उस एरिया की जो स्पेशलिटी बताता है। जैसे आप लोगों से मैं बात करूं, बनारसी साड़ी आप लोग बोल देते हैं नॉर्मल तरीके से, आगरा का पेठा आप लोग बोल देते हैं, कई बार सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे दार्जिलिंग की जो टी हो गई, ये हमारी कंट्री में सबसे पहले 2004 में इसको जीआई टैग का दर्जा दिया गया था। तो कई बार जो लोकल एरिया में जो प्रोडक्ट होते हैं तो वो यहां पर इस कैटेगरी में आप लोग को देखने को मिलेंगे। बिहार के अंदर शाही लीची आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, नेचुरल या फिर मैन्युफैक्चर गुड होते हैं, जैसे कोल्हापुरी चप्पल आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे ऐसे प्रोडक्ट आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज है आप लोगों के सामने यहां पर सर्वे और जो रिपोर्ट के बारे में बात कर रही है। ये जो न्यूज निकल कर आ रही है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 है। इसमें बात की जा रही है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा प्रिपेयर की गई। तो सबसे पहले तो भाई साहब ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा प्रिपेयर की गई है। टाटा ट्रस्ट जो है यहां पर ये किसके साथ मिलकर काम कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मिलकर तो कईयों के साथ काम कर रहा है, बस ये लिखा हो जाएगा कि ओनली टाटा ट्रस्ट ने क्रिएट किया है, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओनली नहीं है, कई सारे मिलकर काम कर रहे हैं, तो कई सारे कौन कर रहे हैं वो नहीं रटने हैं, ठीक है। तो सेंटर फॉर सोशल जस्टिस कॉमन कोज DAKSH दक्ष जो यहां पर विधि सेंटर है फॉर लीगल पॉलिसी, इसी के साथ में कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट जो इनिशिएटिव है, इन सब के द्वारा मिलकर इसको तैयार किया गया है। इसका मतलब क्या है, हमारी कंट्री में जो जस्टिस डिलीवरी है वो कैसी प्रोवाइड कराई जा रही है, मतलब कि जस्टिस, पुलिस, जो जेल के अंदर लोग या फिर लीगल एड क्या क्या प्रोवाइड कराया जा रहा है, ये जो 4 पिलर है इनको ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के साथ में और क्या क्या एनालिसिस यहां पर किया गया है, तो यहां पर बेसिकली खर्चा क्या है, वैकेंसी क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन क्या है, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़ी की जा रही है, वर्कलोड क्या क्या है, जो इसी के साथ में जो डाइवर्सिटी है वो क्या क्या है। तो यहां पर अक्रॉस 18 जो लार्ज और मीडियम साइज जो स्टेट है उनके अंदर आप लोगों की पॉपुलेशन को कवर करते हुए, जहां ओवर 1 करोड़ या फिर 7 स्मॉल जो स्टेट है उनको यहां पर ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट तैयार की गई। तो देखने को मिलेगा क्या क्या चीजें हैं, समझ लेते हैं। महाराष्ट्र जो है वो टॉप देखने को मिला 18 राज्यों के अंदर में, सेकंड टाइम, जिसके द्वारा तेलंगाना और जो यहां तमिलनाडु दूसरे नंबर पर, तेलंगाना तीसरे नंबर पर, और उत्तर प्रदेश जो है उसने लास्ट से टॉप किया है, यानी कि उत्तर प्रदेश ने नीचे से टॉप किया है। तो उत्तर प्रदेश वालों के लिए यहां पर ये बुरी खबर आप लोग बोल सकते हैं कि जस्टिस ढंग से डिलीवर वहां पर नहीं होता है, महाराष्ट्र के अंदर ढंग से डिलीवर होता है, ये बोला गया इस रिपोर्ट के द्वारा। स्मॉल जो राज्य है गोवा टॉप पर रहा और अरुणाचल प्रदेश ने नीचे से टॉप किया, ठीक है, जो छोटे छोटे राज्य हैं। कर्नाटक जो है वो ओनली ऐसा राज्य है जहां पर जो सारे जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कैडर या फिर कांस्टेबल जो है ये यहां पर SC ST या फिर OBC यानी कि रिजर्वेशन से निकलकर आप लोगों को आते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ जो है यहां पर एक ऐसा राज्य है जहां पर आप लोगों को जो बेसिकली ये डिफरेंट यानी कि डाइवर्स लोग आप लोग यहां पर नजर आएंगे, ठीक है। बिहार में है, बोला गया कि 25th जो स्टेट है उनमें से जो मोस्ट जो वुमेन जो पुलिस फोर्स में वो बिहार के अंदर नजर आएंगी, ठीक है। जो यहां पर बात करें तो लगभग 25.3%।
तमिलनाडु के बारे में बात करें तो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन पुलिस ऑफिसर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो पुलिस ऑफिसर की बात की जा रही है 24% के करीब, फॉलोड बाय मिजोरम में आप लोगों को 20% देखने को मिलेगी। इसी के साथ में 29% जो जज हैं हाई कोर्ट के अंदर में, ये वुमेन आप लोगों को देखने को मिलेगी। बट इसी के साथ में अगर बात करें ओवरऑल में, नो स्टेट एक्सेप्ट सिक्किम हैज दो 20% वुमेन जज है। कोई भी स्टेट में सिक्किम के इक्विवेलेंट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। 4 राज्य जैसे बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा और मेघालय, यहां पर नो वुमेन जज इन हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट के अंदर कोई वुमेन जज है ही नहीं है। तो अगर आप लोग इनमें से किसी भी राज्य से आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी के बारे में काफी इंपोर्टेंट न्यूज है आप लोगों के सामने। यहां पर जो बात की जा रही है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में बात की जा रही है, यानी कि वर्ल्ड की इकोनॉमी देखने में कैसी लग रही है, उसका लुक, यानी कि आप लोग घर से बाहर निकलते हैं ना तो बोलते हैं शीशे में देखकर देखना यार कैसा लग रहा हूं या लग रही हूं, तो उसी लुक के बारे में बात की जा रही है। तो इसका मतलब ये कि कैसी अर्थव्यवस्था है। तो सबसे पहले तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसको IMF आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा तैयार किया जाता है। इंडियन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारी कंट्री में अगर बात करें जीडीपी जो है, ये बोला गया कि 11.5% बढ़ने वाली है 2021-22 के लिए। हमारी कंट्री के सर्वे ने कितना बोला है इसको, सर्वे ने बोला है 11% बढ़ने वाली है, इसने बोला है 11.5% बढ़ने वाली है। तो इंटरनेशनल वाले ज्यादा आशा लगा रहे हैं हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था से। इंडिया की जो पोजीशन के बारे में बात करें तो यहां पर इससे पहले अगर बात करें तो फोरकास्ट जो किया गया था यहां पर जो बेसिकली 20-21 के लिए 10.3 हमारी कंट्री में कॉन्ट्रैक्शन बोला गया कि 10.3 कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंट्री में रहा, इनके सिकुड़ गई है अर्थव्यवस्था। पहला जो यहां पर अप्रैल में बात की जा रही है कि जो जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलेगी 11.5 देखने को मिलेगी, 2.7 हायर देन द प्रोजेक्शन। अक्टूबर में जो प्रोजेक्शन मंगाया था उससे ज्यादा ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगी। लास्ट अक्टूबर में जो IMF के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया था ये 8.8 ये रियल जीडीपी प्रोजेक्ट किया गया था हमारी कंट्री का 2021-22 के लिए। तो इसका मतलब है कि हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा डाउन गई, अब वहां से ऊपर बढ़ेगी, तो इसका मतलब है ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करें 2022 के लिए हमारी कंट्री की और 23 के लिए ये 6.8 बोली गई है जो हमारी व्यवस्था रहने वाली है। आखिर इतनी ग्रोथ निकल कर कहां से आ रही है, तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे प्यारे प्यारे डिसीजन लिए गए, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कोविड-19 में इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज की बात की गई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च की गई 1.7 लाख करोड़ की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने काफी लोगों को फायदा पहुंचाया। आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन लॉन्च किया गया काफी सारे लोगों के लिए। लिक्विडिटी मेजर लिए गए यहां पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए आत्म जो निर्भर भारत के तहत। तो कई सारे ऐसे प्रोडक्ट निकल कर आए जिसके चलते ये ग्रोथ देखने को मिल रही है। IMF के द्वारा, FITCH के द्वारा, OECD के द्वारा, USB के द्वारा, S&P के द्वारा अलग अलग ग्रोथ एस्टिमेट यहां पर की गई है। ठीक है, ये आप लोग यहां पर देखते हैं, ये 11.5 बोल रहा है, ये यहां पर 11 बोल रहा है, ये 8 बोल रहा है, ये 11 बोल रहा है, 10 बोल रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो 8 से लेके 11.5 तक का ग्रोथ यहां पर बताया गया है। हमारी कंट्री का अगर ग्रोथ देखिए और या फिर यूएसए, चाइना, यूके का ग्रोथ देखिए तो आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा। यूएसए का जो ग्रोथ है 2021 में और 2022 में 5.1 21 में और 2.5 ये 22 में। जर्मनी का 3.1 3.5 21 में, 3.1 2022 में। यूके का 4.5 2021 में और 5 होगा 2022 में। चाइना का 8.1 होगा 2021 में और 5.6 होगा 2022 में। इंडिया का 11.5 होगा 2021 में और 6.8 होगा 2022 में। तो ये एक ओवरव्यू है आप लोगों के सामने, कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है IMF के बारे में, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर भी आप लोग देखते हैं। वैसे टेलीग्राम पर भी मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड करा देता हूं कई सारी ऐसी चीजें, तो एंजॉय आप लोग कर सकते हैं। गीता गोपीनाथ जो है चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, इसके बारे में याद रखिएगा। जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC के अंदर में, और इसकी पिताजी कौन है, वो है UN यानी कि यूनाइटेड नेशन, और 1944 में इसको क्रिएट किया गया था। ठीक है, कृष्णा जो जॉर्ज यहाँ पर ये है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, तो ये यहाँ पर इसके डायरेक्टर हैं, तो ये भी याद रख सकते हैं। 190 कंट्री हैं टोटल मिलाकर, ये सारी वही बातें जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है मोटे मोटे तौर पर। ठीक है, तो ये है यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल का एक कंप्लीट डिस्कशन। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। जोश जोश में वीडियो जो है वो ज्यादा हो गई, मतलब ज्यादा डिटेल में हो गई चीजें कई सारे रोने लगेंगे सर कितना पढ़ा दिया, अरे यार मूवी तो देख लेते हो बैठ के आइए देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। इंटरनेशनल न्यूज के बारे में काफी डिटेल में हम लोगों ने जाना, क्या क्या ट्रेड है, क्या क्या रिपोर्ट चल रही है, क्या क्या चीजें हैं, तो सारी चीजें मैंने आप लोगों से काफी डिटेल में डिस्कस की है। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने प्रोज एंड कॉन्स भी मैंने, इवन आप लोगों से आंसर राइटिंग में कुछ आ जाएगा ना लिखने के लिए FDI के बारे में, तो भी आप लोग अब लिख लोगे, इतना डिटेल में पढ़ा दिया है। नेशनल न्यूज में मैंने आप लोगों से यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट ये सब चीजें, और इसी के साथ में
में ये प्राइवेटाइजेशन, ये क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें बात करी। स्टेट न्यूज में हम लोगों ने यहाँ पर जो बात की कान्हा टाइगर रिजर्व और ये सारी चीजें कहां पर क्या क्या लोकेटेड है वो सारी चीजें देखी। इकोनॉमी में अगर बात करूं तो ये अभी हम लोगों ने जो न्यूज देखी इकोनॉमी के बारे में थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में, तो हम लोगों ने सारी चीजें जानी कहां से क्या क्या निकल कर आ रहा है, काफी डिटेल में समझा। साइंस एंड टेक के बारे में बात करें तो एनीमिया से रिलेटेड हम लोगों ने चीजें देखी, क्या क्या कंडीशन है, कहां पे क्या है, ये सारी काफी डिटेल में हम लोगों ने न्यूज समझी, जो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन और क्या क्या चीजें हमारी कंट्री में 26 जनवरी के बारे में, वो सारी चीजें हम लोगों ने जानी। फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में हम लोगों ने काफी डिटेल में समझा, इंडिया और पाकिस्तान के मुद्दे को, जो कि एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए बन जाती है। सर्वे और रिपोर्ट के बारे में बात करें तो मैंने आप लोगों से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में जाना, कौन से राज्य की क्या क्या परफॉर्मेंस है, तो वो चीजें हम लोगों ने देखी। अब है आप लोगों के सामने क्वेश्चन जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। यूनियन बजट 2020 में कितना टारगेट था, ये था 2.1 लाख करोड़, पर कितना अचीव करा ये आप लोगों को बताना है। DIPM किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये आप लोगों को बताना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है, ये बताना है। कौन से IIT ने बोला कि पार्टिकुलेट 2.5 मैटर ये एनीमिया का शिकार बनाता है बच्चों को। इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। बांग्लादेश तीसरी कंट्री थी, दूसरी और पहली कंट्री कौन सी थी यहाँ पर, जिसके द्वारा रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया गया। जस्टिस इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है। महाराष्ट्र के साथ में कौन से और राज्य थे जिनके द्वारा एक अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर दी गई। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो आप लोगों का लास्ट वाला लेक्चर था, लास्ट वाला लेक्चर यानी कि सैटरडे का लेक्चर। ठीक है, तो इसका रिवीजन कर लेते हैं। इसी के साथ में मैंने आप लोगों को बोला था आप लोगों की वो वीडियो भी आने वाली है जिसमें हम लोग रिवीजन की बात करें, तो कई सारे बच्चों के द्वारा सजेशन दिया गया है, आप लोग भी अपने सजेशन देते रहिए, तो बाकी जो वीडियो है वो आप लोगों को देखने को मिलती रहेंगी, तो एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर 30 जनवरी को यहां पर कहां पर जाते हैं, ये आप लोगों को लोकेशन बतानी है। समाधि है महात्मा गांधी जी की, तो यहां पर 30 जनवरी को आप लोगों को पता है जो महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, उसके चलते यहां पर ये बात की जा रही है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी किस किस कंट्री के बीच में थी, एक साइड में यूएसए, दूसरी साइड में कौन था। प्रगति की फुल फॉर्म बतानी थी, इसका 35वां संस्करण आप लोगों को देखने को मिला था। इसी के साथ में महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनके द्वारा बोला गया कि एक यूनियन टेरिटरी बना दी जाए जो महाराष्ट्र और कौन सी कंट्री के बीच में जो लड़ाई का रीजन चल रहा है उसको लेकर। कौन सा आर्टिकल है यहां पर जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, कौन सा है जो हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। पी उमेश कमेटी, ये यहां पर IRDI के द्वारा यहां पर रिकमेंड किया गया था साइबर जो इंश्योरेंस पॉलिसी, तो IRDI क्या है ये बताना है। पद्मश्री एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का आप लोगों को नाम बताना है जो कि सोशल और फाइनेंशियल स्ट्रगल के चलते अपनी लाइफ को आगे लेकर चले, और ये किन्नर थे जिनको अभी पद्मश्री मिला है। ठीक है, तो इनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आइए क्वेश्चन के आंसर दे लेते हैं। राजघाट है महात्मा गांधी जी की जो बेसिकली समाधि है, याद रखना। न्यू स्टार्ट ट्रीटी यूएसए और रशिया के बीच में जिसको आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, वही ट्रीटी है जिससे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो बाहर निकल रहे थे। प्रगति है यहां पर कि कैसा कैसा काम चल रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, तो ये प्रगति है, याद रखना। ये कब लॉन्च की गई थी, इसका ईयर आप लोगों को बताना है, पढ़ाया था डिटेल में आप लोगों को ये। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बोल रहे हैं कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में जो लड़ाई का रीजन है उसको यूनियन टेरिटरी बना दो जब तक मैटर सोल्व नहीं हो जाता है। आर्टिकल 142 जो है यहाँ पर वो जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है सुप्रीम कोर्ट में, 124, ठीक है, सॉरी 124 है। और आर्टिकल 217 जो है ये बात करता है हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट के बारे में। पी उमेश जो कमेटी है ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये बनाएगी ताकि साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी को ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, यहां पर ये है मंजमा, ठीक है, मंजमा जोगथी, तो यहां पर पद्मश्री इनको मिला है, इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया सोसाइटी के अंदर, तो इनका नाम याद रखेगा। ये था टोटल आज का डिस्कशन। टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, 1,26,000 के करीब मेंबर यहां पर जुड़े हुए हैं, आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। बाकी वीडियो का अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आता है तो वो रेड वाला जो बटन होता है उसको दबाकर जो घंटी आप लोग दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना है तो मत दबाइए, मत सब्सक्राइब कीजिए, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सारी वीडियो के लिंक पोस्ट यहां पर किए जाते हैं, तो भी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जैसे भी सुटेबल लगे आप लोग आप लोगों को बेसिकली वीडियो मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर आप लोग यहां पर हैं, पर लेकिन ये नहीं कि आप लोग यहां पर हैं तो कनेक्ट हो जाए, मतलब आप लोग यहां पर नहीं है तो आप लोग अकाउंट बनाकर जाइए और कनेक्ट होइए, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पहले पढ़ लो, एक जॉब ले लो, उसके बाद में एंटरटेन करना, ठीक है। बाकी इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, अच्छी लगे तो ही वीडियो शेयर कीजिएगा, वरना शेयर नहीं करनी है, डिसलाइक करना है वीडियो को, और लाइक भी नहीं करना है, और दूसरों को भी नहीं बताना है। अच्छी लगे तो ही दूसरों को बताना है। बाकी अगर अच्छी चीजें होती हैं वो बांटने से बढ़ती है, खुशियां बांटने से बढ़ती है, तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएगा। ए कैंडल लूज नथिंग बाय लाइटनिंग द अनदर कैंडल, यानी कि अगर आप लोगों को कुछ सीखा है आप लोगों ने, तो दूसरों तक आप लोग चीजें पहुंचा सकते हैं। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।